अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। डियर स्टूडेंट्स, प्रिंसिपल्स ऑफ मेटलर्जी ये फिजिक्स का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, एक इम्पॉर्टेंट लेसन है। इसमें से आपको जो है लॉन्ग में आंसर आ सकता है और साथ ही जो है शॉर्ट आंसर भी जो है टच हुआ तो हो सकता है। बिल्कुल आसान चैप्टर है, हमारे नहीं समझने की वजह से इसमें थोड़ी दुश्वारी होती है। तो आज मैं कोशिश करूँगा कि प्रिंसिपल्स ऑफ मेटलर्जी के जो है पूरे टॉपिक्स को, जो इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, आपके लिए आसान कर दूं और इसमें 2 से 4 लॉन्ग आंसर्स भी आपको टच हो जाएंगे। तो वीडियो पूरा सुने, पूरा सुनकर जो है आप इसके नोट्स बना लें और नोट्स बना लें, बस आपके लिए काफ़ी हो जाएगा। तो पहले चलते हैं, देखते हैं कि मेटलर्जी किसे कहते हैं। तो कहते हैं मेटलर्जी इज द साइंस ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम इट्स ओर इन इकोनॉमिकल वे। मेटलर्जी क्या है? ये एक साइंस है। बाज लोग कहते हैं मेटलर्जी इज द प्रोसेस, ठीक है ना, साइंस कह लो, प्रोसेस कह लो। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम इट्स ओर इन एन इकोनॉमिकल वे। अर्थ क्रस्ट में जो आपको ओर मिलता है, उस ओर से मेटल को एक्सट्रैक्ट करना सस्ते में, इन इकोनॉमिकल वे, यानी जितना हो सके कम खर्च में जो है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम इट्स ओर इज मेटलर्जी। अब 2 चीजें आती हैं मेटलर्जी में समझने में, देखें वो 2 चीजें क्या हैं। पहला है मिनरल्स। मिनरल्स आर कंपाउंड्स दैट आर फाउंड इन द अर्थ क्रस्ट एंड कंटेन सम मेटल्स। अर्थ क्रस्ट के अंदर, जमीन की तह में, वो कंपाउंड्स जिसके अंदर मेटल होता है मिला हुआ, उसको जो है हम मिनरल कहते हैं। मिनरल्स क्या हैं? वो कंपाउंड हैं जो अर्थ क्रस्ट के अंदर हमको मिलते हैं और उसके अंदर जो है सम मेटल्स हों, कुछ मेटल्स हों, तो उसको हम मिनरल कहते हैं। पेट्रोल भी हमको अर्थ क्रस्ट में मिलता है, कोयला भी हमको अर्थ क्रस्ट में मिलता है, पेट्रोल भी हमको अर्थ क्रस्ट में मिलता है, डीजल भी हमको अर्थ क्रस्ट में मिलता है, लेकिन ये मिनरल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये इसके अंदर मेटल नहीं है। तो वो चीजें अर्थ क्रस्ट के अंदर जिसके अंदर मेटल पाया जाता है उसको मिनरल्स कहते हैं। उसके बाद हमारा सबसे इंपॉर्टेंट टर्म वर्ड आ गया ओर। ये ओरियो बिस्किट नहीं, तो ओर्स आर मिनरल्स। ओर्स जो होते हैं वो मिनरल्स होते हैं, यानी अर्थ क्रस्ट के अंदर पाए जाने वाले वो सब्सटेंस जिसके अंदर मेटल हो, वो मिनरल्स कहलाते हैं। और ओर्स वो मिनरल्स हैं विच कंटेन ए हाई परसेंटेज ऑफ ए स्पेसिफिक मेटल। ओर्स वो मिनरल है जिसके अंदर मेटल का हाई परसेंटेज होता है, जिसमें भी मेटल मिला हुआ हो कंपाउंड, वो मिनरल कहलाता है। लेकिन ऐसे कंपाउंड जिसके अंदर मेटल का परसेंटेज ज्यादा है और उसको आसानी से सस्ते में जो है उस मेटल को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, उसको ओर कहते हैं। ओर क्या है? देखो भाई, जब आप जमीन के अर्थ क्रस्ट में से कोई चीज निकालोगे तो उसमें मेटल भी होगा, नॉन मेटल्स भी होंगे, दूसरे जो है इंप्यूरिटीज लगे हुए होंगे। वो इंप्यूरिटीज प्लस मेटल मिलके वो ओर बनता है। अगर मेटल की क्वांटिटी ज्यादा है तो वो ओर है, मेटल का परसेंटेज ज्यादा है तो ओर है, और अगर ऐसी एवरेज या लाइट परसेंटेज मेटल का है तो उसको मिनरल कहते हैं। यहां तक बात क्लियर है? मेटलर्जी क्या है? ये साइंस है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम इट्स ओर, सस्ते में। मिनरल उसे कहते हैं, उन कंपाउंड्स को कहते हैं जो अर्थ क्रस्ट में मिलते हैं और जिसके अंदर मेटल होता है। ओर्स किसे कहते हैं? वो मिनरल है जिसके अंदर किसी स्पेसिफिक मेटल का हाई परसेंटेज पाया जाता हो और उस मेटल को जो है आसानी से या सस्ते में जो है एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। चलो भाई, यहां तक बात क्लियर हो गई बराबर? चलो आगे बढ़ते हैं। ऑल ओर्स आर मिनरल्स बट ऑल मिनरल्स आर नॉट ओर्स। देखो, ओर्स के डेफिनेशन में मिनरल आ गया, तो हर ओर जो होगा वो मिनरल होगा, लेकिन हर मिनरल जो है ओर नहीं होगा। हर ओर जो है वो मिनरल होगा, लेकिन हर मिनरल जो है वो ओर नहीं होगा। अब आगे बढ़ते हैं, यहां तक बात क्लियर हो गई होगी। प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स फ्रॉम देयर ओर्स। ओर्स से मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करने के तरीके। तो पहले करेंगे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर, फिर कन्वर्जन ऑफ ओर इनटू ऑक्साइड, फिर उसके बाद क्या करेंगे? रिडक्शन ऑफ ऑक्साइड इनटू मेटल, फिर लास्ट में क्या होगा? रिफाइनिंग ऑफ मेटल। ये 4 हैं और बाज़ किताबों में 3 भी लिखा हुआ है, तो 2 बीच के मेटल्स को तरीकों को एक में
मिला लिया जाता है उसमें। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर करेंगे पहले, फिर ओर को जो है ऑक्साइड में कन्वर्ट करेंगे, फिर ऑक्साइड को जो है रिड्यूस करके मेटल में करेंगे। जब आपको मेटल मिल गया तो उसको पाक साफ कर लेंगे, यानी थोड़ा बहुत जो धूल धुड़का है, कचरा है, उसको सॉल्व कर लेंगे, साफ कर लेंगे। चलो अब चलते हैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर की तरफ। अच्छा, ओर को देख लें। ओर में दो चीजें होती हैं, एक होता है मेटल हाई परसेंटेज, अभी देखे थे हम लोग जी। तो एक मेटल होता है और दूसरी चीज क्या होती है, इंप्यूरिटीज होती है। देखो एक टर्म वर्ड आता है, उसको कहते हैं गैंग। इसको लिखा जाता है गंगू, पढ़ लीजिए, इसका प्रोनाउंसिएशन है गैंग, GAN, गैन प्रोनाउंसिएशन है। इसको याद रखने के लिए गंगा से याद रख लीजिए, किसी भी तरीके से याद रख लीजिए, इसकी स्पेलिंग ये है। तो जो ओर के अंदर मेटल के साथ जो इंप्यूरिटीज होती हैं, मेटल के साथ जो इंप्यूरिटीज होती हैं, उन इंप्यूरिटीज को जो है गैन कहते हैं। उन इंप्यूरिटीज को क्या है, गैन कहते हैं। चलो अब चलते हैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर। जो पहला मेथड है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर, इसमें जो है 4 मेथड इस्तेमाल होते हैं। अलग अलग ओर्स की क्वालिटी के ऊपर डिपेंड होता है, ओर्स के मेटल की क्वालिटी के ऊपर डिपेंड होता है, ओर्स के इंप्यूरिटीज की क्वालिटी के ऊपर डिपेंड होता है कि हम कौन सा मेथड इस्तेमाल करेंगे। पहला है हैंड पिकिंग, फिर एक ग्रेविटी सेपरेशन मेथड, इसको वॉशिंग भी कहते हैं। तीसरा है मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड, और चौथा है फ्रॉथ फ्लोटेशन मेथड। तीसरा चौथा मेथड जो है लॉन्ग आंसर के लिए भी आपको इंपॉर्टेंट है, तो उसको अच्छे से समझना है। दूसरे कॉन्सेप्ट जो है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर के कौन से मेथड हैं, आपको लॉन्ग में आंसर आ सकता है, तो ये चारों के बारे में लिखना पड़ेगा। और खुसूसी तौर पर ये आखिरी के दो जो है मैग्नेटिक सेपरेशन और फ्रॉथ फ्लोटेशन, ये जो है इंपॉर्टेंट है लॉन्ग आंसर के लिए, या इनमें से कोई एक आ गया तो 2 मार्क्स में भी पूछा जा सकता है। द सेपरेशन ऑफ ओर फ्रॉम अनवांटेड अर्थली impurities like sand and clay is called concentration or dressing of the ore। ये concentration of ore क्या है, इसका दूसरा नाम dressing of ore भी है। यानी जमीन के जो अनवांटेड impurities होते हैं, जैसे मट्टी है, क्ले है, और भी जो दूसरी चीजें जो है अर्थ क्रस्ट में रहने की वजह से जो है ओर में impurities में शामिल हो जाती है, उसको जो है साफ करने को, सेपरेट करने को concentration of ore या dressing of ore कहते हैं। चलिए, फर्स्ट मेथड है हैंड पिकिंग। हैंड पिकिंग क्या है, देखो नाम ही बता रहा है हैंड पिकिंग, यानी हाथ से ही आपने जो है क्या कर लिया, साफ कर लिया। ये कब इस्तेमाल होगा, जब आपको इंप्यूरिटी और मेटल को डिफरेंशिएट आप कर सकेंगे, उस वक्त जो है ये मेथड इस्तेमाल करेंगे। इंप्यूरिटी का साइज और मेटल का साइज अलग हो, इंप्यूरिटी का कलर और मेटल का कलर अलग हो, तो ये जो फिजिकल क्वालिटीज होते हैं, जो इंसान को आंखों से नजर आ जाते हैं, वो अगर फर्क करने वाले क्वालिटीज जो है वाज़े तौर पर हों, तो उस वक्त जो है आप हैंड पिकिंग यूज करते हैं। इफ द ओर पार्टिकल्स एंड द इंप्यूरिटीज आर डिफरेंट इन प्रॉपर्टीज लाइक कलर, साइज एक्सेट्रा, देन वी यूज दिस मेथड। यूजिंग दिस प्रॉपर्टी द ओर पार्टिकल्स आर हैंड पिक्ड सेपरेटिंग फ्रॉम अदर इंप्यूरिटीज। तो ओर के पार्टिकल्स को क्या करते हैं, दूसरे जो बड़े बड़े इंप्यूरिटीज है जो आपको नजर आ जा रहे हैं कि ये इंप्यूरिटी है, आप उसको पिक कर कर हाथ से अलग कर देते हैं। ये हो गया आपका हैंड पिकिंग। अब नेक्स्ट आता है ग्रेविटी सेपरेशन मेथड, इसको वॉशिंग मेथड भी कहते हैं। नाम से ही बता रहा है, ग्रेविटी क्या होता है, वजन ना, जमीन की तरफ अट्रैक्शन, ग्रेविटेशनल फोर्स है। तो ये मेथड में जो है वॉशिंग भी कहते हैं और ग्रेविटी सेपरेशन मेथड भी कहते हैं। ये मेथड कब यूज होता है, जब इंप्यूरिटी और मेटल की डेंसिटी अलग अलग हो। जब मेटल की डेंसिटी और इंप्यूरिटी की डेंसिटी अलग अलग हो, तो जब ये मेथड इस्तेमाल होता है। अच्छे से समझना बच्चों, ये डायग्राम देखिए आप, इसको अच्छे से समझना, बिल्कुल आसान है। आपने यानी इसमें ये होता है कि ये स्लोप बना लिए, ये क्या करें आप, एक स्लोप बना लिए, और यहां पर जो है आप पाउडर्ड ओर को क्या करें, ग्राइंड कर कर जो है जो इंप्यूरिटीज के साथ होता है इसमें डाल दिए। इसमें डालने के बाद जो है इसको पानी से भर दिए। अब ये पानी से भरकर जो है यहां से पानी जाएगा, और ये छन्नियां लगे हुए हैं, ये क्या है, छन्नियां लगे हुए हैं। अब इसमें होता क्या है कि जो आपका मेटल होता है ओर में, वो हैवी होता है, उसकी डेंसिटी ज्यादा होती है, तो वो यहां पर जम जाता है। और जो इंप्यूरिटीज होती है, क्योंकि पानी जा रहा है तो उससे बहकर यहां निकल जाती है। फिर अगर कोई इसमें मेटल भी आ गया तो वो यहां जम जाएगा, और इंप्यूरिटी जो है पानी के साथ बहकर निकल जाएगी।
एट लास्ट जो है जितने भी छन्नियाँ लगे हुए होते हैं तो मेटल क्योंकि नीचे जम जाता है और इम्प्यूरिटी जो है हल्की होती है, पानी के साथ बहकर निकल जाती है। जैसा घरों में भी बहुत से चीज़ों में ये मेथड को इस्तेमाल करते हैं लोग। जो छोटी मेथी होती है तो ख़वातीन जो है, लेडीज़ जो है, उसको साफ़ करने के लिए क्या करते हैं, उसको पानी में डाल देते हैं तो कचरा ऊपर आ जाता है, या जो है कचरा नीचे जम जाता है और जो है मेथी ऊपर आ जाती है। तो इसी तरह यहाँ पर क्या होता है कि पानी जो है के साथ इम्प्यूरिटी बाहर निकल जाती है और यहाँ पर जमा हो जाता है और उसको जो मेटल है उसको कलेक्ट कर लेते हैं। एक बात याद रखना, इन मेथडों में जो है पूरे को और साफ नहीं होता है मेटल, यानी पूरा साफ सुथरा नहीं हो जाता है। अभी तो जो बड़े बड़े इम्प्यूरिटीज हैं उनको आमतौर पर निकाल दिया जाता है। तो उम्मीद है ये मेथड समझ में आ गया होगा। बस इतना ही, ग्रेविटी सेपरेशन मेथड या वॉशिंग मेथड। उसके बाद नेक्स्ट वाला है मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड। देखो नाम से ही आपको, नाम पे फोकस कर लो, मैग्नेटिक। तो इसमें यह है कि ओर में जो मेटल होता है उसकी प्रॉपर्टी मैग्नेटिक होती है, यानी वो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होता है। आप बोलेंगे मेटल तो अक्सर वही अट्रैक्ट होते हैं, लेकिन जो उसके साथ इंप्योरिटीज होती हैं वो नॉन मैग्नेटिक होती है। मेटल जो होता है वो मैग्नेटिक होता है और जो इंप्योरिटीज होती है वो नॉन मैग्नेटिक होती है। तो दिस मेथड इज यूज्ड फॉर द ओर्स व्हिच हैव डिफरेंस इन मैग्नेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स विद द इंप्योरिटी पार्टिकल्स। होता क्या है, आपने अगर गिरनी देखी हो, चरखा देखा हो तो यहां देख लें इसको अच्छे से समझना। यहां पर से क्या करते हैं, पाउडर ओर को जो है यहां से इस पर डालते हैं। ये आपके दो व्हील्स हैं, ये नॉन मैग्नेटिक व्हील है और ये जो है, ये वाला जो है ये मैग्नेटिक व्हील है, ये वाला जो है मैग्नेटिक व्हील है और ये जो है लेदर है, ठीक है ना, लेदर का पट्टा है जैसा फिराते ना, मशीन भी जो होता है, साइकिल के टायर है, चैन जैसा रहती है वैसा, ये मैग्नेटिक व्हील है। सॉरी, ये वाला क्या है, मैग्नेटिक व्हील है। अब क्या करते हैं, इसको चालू कर देते हैं। अब यहां पर क्या करते हैं, ओर को जो है जिसमें मेटल जो है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी का होगा और इंप्योरिटी जो है नॉन मैग्नेटिक प्रॉपर्टी की होगी, पीस कर यहां से डालते हैं। अब ये मशीन शुरू हो गई, साइकिल का पेंडल आपने मार दिया तो होता क्या है, अब यहां पर जो है आपका इंप्योरिटी और ओर जो है यहां पर आ रहा है, फिरते 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 आ रहा है। तो अब ये जो व्हील है ये मैग्नेटिक है। अब बोलो मैग्नेटिक व्हील क्या करेगा, ये मैग्नेटिक व्हील आपका क्या करेगा, जो मेटल है मैग्नेटिक नेचर का उसको जो है पकड़ लेगा, अट्रैक्ट करके पकड़ लेगा। मैग्नेट से जो है, अगर आप जमीन में मैग्नेट को घसेंगे तो क्या होते हैं, जो मैग्नेटिक पार्टिकल्स हैं, जो मैग्नेट को अट्रैक्ट पार्टिकल्स हैं वो लग जाते हैं और उसके अलावा जो है छूट जाते हैं। यहां पर भी वो होगा। तो जब ये चरखा फिरेगा तो यहां से जो है जो नॉन मैग्नेटिक पार्टिकल्स हैं हमारे पास, यहां पर वो क्या है, इंप्योरिटीज हैं, वो यहां पर जो है पूरे जम जाएंगे, वो पूरे यहां पर क्या हो जाएंगे, पूरे जम जाएंगे। और ये चरखा फिर रहा है, 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 फिर यहां पर क्या हो गया, ये लेदर है, ये लेदर जो है नॉन मैग्नेटिक लेदर है, ठीक है ना। अब यहां से जो है इंप्योरिटीज जो है क्या बोलते हैं, सो मेटल जो यहां पर इसको अट्रैक्ट हुआ था, ये पट्टे पे जब आएगा, क्योंकि अब यहां से मैग्नेटिक फील्ड खत्म हो गई तो वो यहां पर गिर जाएगा। तो यहां क्या हो गया, यहां पर आपको नॉन मैग्नेटिक पार्टिकल्स पूरे जमा हो गए और यहां पर मैग्नेटिक पार्टिकल्स यानी हमारा मेटल जमा हो गया। इस मेथड को कहते हैं मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड। बिल्कुल आसान है, नहीं समझ में आप फिर से सुनिए और कुछ डाउट हो तो कमेंट करें। उसके बाद आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, फ्रॉथ फ्लोटेशन मेथड। फ्रॉथ फ्लोटेशन मेथड, फ्रॉथ कहते हैं झाग को, जैसा जो है बकेट में सर्फ डालकर जो है हिलाने पर ऊपर झाग आता है, यहां पर भी वो झाग का मेथड इस्तेमाल होता है। देखिए इसमें क्या होता है, दिस मेथड इज यूज फॉर सल्फाइड ओर्स। देखो ऑब्जेक्टिव में आएगा विच मेथड इज यूज फॉर प्यूरिफिकेशन या कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सल्फाइड ओर्स, तो आप लिख देना फ्रॉथ फ्लोटेशन मेथड। या जो है फ्रॉथ फ्लोटेशन मेथड किस किस्म के ओर्स के लिए इस्तेमाल होता है, तो आप लिख देना सल्फाइड ओर्स। ये इंपॉर्टेंट है, ये जो है टॉपिक ज्यादा इस्तेमाल होता है। तो इनकी खासियत क्या होती है, नो वेटिंग प्रॉपर्टी। ये जो ओर में मेटल होता है वो नो वेटिंग प्रॉपर्टी का होता है और इंप्योरिटीज जो होती हैं वो वेटिंग प्रॉपर्टी की होती है। नहीं समझ में आया, देखिए ये डायग्राम को अच्छे से समझें, आपकी टेक्स्ट बुक में अच्छा डायग्राम है, तो ये डायग्राम थोड़ा, क्योंकि मैंने हैंडमेड डायग्राम है तो कुछ हो सकता है कि आपको नहीं समझ में आए, लेकिन अच्छा खासा दिख रहा है माशाल्लाह। देखो ये आपका जो है, जो भी है कंटेनर ले लिया आप, उसमें पानी भर लिए, ठीक है। पानी के साथ जो है उसमें पाइन ऑयल डाले, ठीक है ना, ऑयल डाले, क्या काम करता है, ठीक है, ऑयल डाले और यहां पर जो है पाउडर्ड ओर डाले,
ओर को क्या करें, पाउडर करके डाल दिए। अब ये डाल दिए। अब क्या हुआ, आप क्या करें, यहां से जो है हवा को भेजे, और भेजने से जो है यहां पर जो है एयर अंडर प्रेशर आपने जो है यहां पर भेजा। तो जब इसमें पाइन ऑयल मिले हुआ है और वाटर है, तो यहां पर क्या हो गया, जब आपने प्रेशर वाली एयर यहां से भेजी तो यहां एजिटेशन क्रिएट होना शुरू हुआ और यहां पर ऊपर जो है फ्रॉथ के बबल्स आ गए। अब होता क्या है, सल्फाइड ओर्स में जो इंप्यूरिटीज होती हैं वो वेटिंग प्रॉपर्टी की होती हैं, तो वो इंप्यूरिटीज जो है नीचे वेट होकर जो है पानी में नीचे जम जाती हैं, और उसको जो है यहां पर हमने गैंग बोलकर नोट कर दिया। और जो सल्फाइड के पार्टिकल्स होते हैं वो नॉन वेटेबल होते हैं, तो वो पानी पर ऊपर आकर तैरना शुरू कर देते हैं, जिसको हमने यहां पर बताया है कि फ्रॉथ बबल्स कैरिंग सल्फाइड ओर्स। ठीक है, वो बबल्स में जो है फिर वो झाग को निकाल लेते हैं, तो उसमें सल्फाइड ओर होता है, तेल और झाग को आगे जाकर अलग कर लेते हैं, तेल और झाग को आगे जाकर अलग कर लेते हैं। ये कुछ नहीं है, पीछे से आ गया। दिस मेथड इज यूज ओनली फॉर सल्फाइड ओर्स। तो बात समझ में आ गई। क्या करते हैं, आप पानी ले लिए, पानी में जो है पाइन ऑयल मिला लिए, उसके बाद क्या करें, आप जो है यहाँ से जो है पाउडर्ड ओर को जमीन पे यहाँ पर डाल दिए। डालने के बाद जो है ये पाइप के जरिए जो है प्रेशर वाली एयर भेजे, तो यहाँ पर जो है वो मिक्स होगा। मिक्स होने से क्या होगा कि जो इम्प्यूरिटीज है वो नीचे जम जाएगी और ऊपर जो है फ्रॉथ के अंदर सल्फाइड पार्टिकल्स आ जाएंगे, उसको आप निकाल लेंगे अलग से और बाद में जाके उसको रिफाइन कर लेंगे। बात समझ में आ गई। तो ये चार चीजें कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर या ड्रेसिंग ऑफ ओर के लिए इस्तेमाल होती है, हैंड पिकिंग, ग्रेविटी सेपरेशन मेथड, मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड और फ्रॉथ फ्लोटेशन मेथड। मैग्नेटिक सेपरेशन और फ्रॉथ फ्लोटेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उनको थोड़ा अच्छे से तवज्जो देना। अब एक मर्तबा जो है आप पढ़ लेंगे, आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। एग्जाम में जो है बट्टी मारकर जो है रट्टा लगाकर नहीं जाना पड़ेगा। जैसे आप समझ गए और जाकर अपने अल्फाज में आप लिख दिए तो आपको जो है मार्क्स अच्छे से मिल जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। कन्वर्जन ऑफ ओर इनटू मेटल ऑक्साइड। अब जो है हम क्या कर रहे हैं, ओर को मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट कर रहे हैं। हम ओर को क्या कर रहे हैं, मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट कर रहे हैं। उसके लिए नॉर्मली जो है दो मेथड इस्तेमाल होते हैं। एक मेथड है कैल्सिनेशन और दूसरा मेथड है रोस्टिंग। अच्छे से समझना। देखो, कैल्सिनेशन और रोस्टिंग का डिफरेंशिएट भी आपको 2 मार्क्स में पूछ सकता है, ठीक है, या डेफिनेशन जो है दोनों के 1-1 मार्क्स में पूछ दे सकता है। यह कॉन्सेप्ट तो आपके पास रहना ही चाहिए। कैल्सिनेशन किसे कहते हैं, व्हाट इज कैल्सिनेशन? तो कैल्सिनेशन इज द हीटिंग ऑफ ओर इन द एब्सेंस ऑफ एयर बिलो मेल्टिंग पॉइंट। कैल्सिनेशन ऐसा प्रोसेस है जिसमें आप ओर को हीट करते हैं इन द एब्सेंस ऑफ एयर, एयर के एब्सेंस में। रोस्टिंग इसका उल्टा है। रोस्टिंग इज द हीटिंग ऑफ ओर इन लिमिटेड सप्लाई या फ्री सप्लाई ऑफ एयर बिलो मेल्टिंग पॉइंट। दोनों में भी बिलो मेल्टिंग पॉइंट है। कैल्सिनेशन में एब्सेंस ऑफ एयर रहता है, याद रख लेना आप, पॉइंट जो लिख लेंगे एब्सेंस ऑफ एयर लिख लेंगे और इसमें जो है प्रेजेंस ऑफ एयर लिख लेंगे, बस बात खत्म। कैल्सिनेशन क्या है, एयर की एब्सेंस में जो है ओर को हीट करना, और रोस्टिंग क्या है, एयर की प्रेजेंस में ओर को हीट करना। कैल्सिनेशन इज कैरिड आउट फॉर कार्बोनेट एंड ऑक्साइड ओर्स। कार्बोनेट ओर्स बोलकर होते हैं और ऑक्साइड ओर्स बोलकर होते हैं, उनके लिए आप कैल्सिनेशन को इस्तेमाल करेंगे। रोस्टिंग इज कैरिड आउट फॉर सल्फाइड ओर्स। अभी देखे हमने जो सल्फाइड के ओर्स होते हैं उनके लिए रोस्टिंग इस्तेमाल होती है। ये डिफरेंसेस याद रखने पड़ेंगे। मॉइस्चर और एनी ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट इन दी ओर गेट डिस्ट्रॉयड। मॉइस्चर वगैरह जो होता है, क्योंकि हवा मौजूद नहीं है, तो आप उसको हीट करेंगे बिलो मेल्टिंग पॉइंट, तो वो क्या होगा कि मॉइस्चर वगैरह जो होगा वो पूरा खत्म हो जाएगा ओर में से। और नॉन मेटेलिक इंप्योरिटीज लाइक PAS, S एक्सेट्रा आर रिमूव फ्रॉम इन फॉर्म ऑफ देयर वॉलेटाइल ऑक्साइड्स। तो यहां से क्या हो जाएंगे, नॉन मेटेलिक इंप्योरिटीज जो होती हैं वो रिमूव हो जाएगी। कैल्सिनेशन इज कैरिड आउट इन रिवर्बरेटरी फर्नेस। रोस्टिंग इज ऑल्सो कैरिड आउट इन रिवर्बरेटरी फर्नेस। तो ये दोनों के 4 पॉइंट्स है। पहला पॉइंट है एब्सेंस ऑफ एयर में कैल्सिनेशन होता है, हीटिंग, और रोस्टिंग क्या होता है, प्रेजेंस ऑफ एयर में होता है। कैल्सिनेशन जो है कार्बोनेट और ऑक्साइड ओर्स के लिए है, रोस्टिंग जो है सल्फाइड ओर्स के लिए है। और यहां से जो है नॉन मेटेलिक इंप्योरिटीज जो है, जैसा फॉस्फोरस है, आर्सेनिक है, सल्फर है, ये रिमूव हो जाते हैं। कैल्सिनेशन भी रिवर्बरेटरी फर्नेस में होता है और रोस्टिंग भी रिवर्बरेटरी फर्नेस में होती है। बिल्कुल आसान है, ये पॉइंट जहन में रख लें, साइड पॉइंट बना लें। यहाँ एब्सेंस ऑफ एयर, यहाँ प्रेजेंस ऑफ एयर, यहाँ कार्बोनेट एंड ऑक्साइड ओर्स, यहाँ सल्फाइड ओर्स,
तो इस तरीके से आप शॉर्टकट्स कर लेंगे तो आपको टॉपिक आसान हो जाएगा। देखो इन दोनों प्रोसेस में द ओर बिकम्स पोर्स एज द रिजल्ट ऑफ रोस्टिंग एंड कैल्सिनेशन। दोनों प्रोसेस में क्या होता है, वो ओर जो है पोर्स बन जाता है, नहीं पोर्स नहीं, जैसा ऐसा हल्के पॉइंट का जो है वो बन जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स, जो लास्ट टॉपिक है वो रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स है। अब जो है आपने ड्रेसिंग कर ली, सोक कर लिया, जो है ऑक्साइड में कन्वर्ट कर लिया, अब आखिर में जो है रिफाइनिंग ऑफ मेटल है। तो रिफाइनिंग ऑफ मेटल के लिए 4 तरीके इस्तेमाल होते हैं। एक होता है लिक्वेशन का, दूसरा है डिस्टिलेशन का, तीसरा है पोलिंग का, और चौथा है इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी लॉन्ग आंसर में टच किया तो कर सकता है आपको। अब आते हैं लिक्वेशन की तरफ। दिस मेथड इज यूज फॉर मेटल्स विथ लो मेल्टिंग पॉइंट्स एंड इंप्योरिटीज विथ हाई मेल्टिंग पॉइंट। लिक्वेशन में क्या होता है, ये मेथड इस्तेमाल होता है उन मेटल्स के लिए जिन मेटल्स का जो है लो मेल्टिंग पॉइंट है और इंप्योरिटीज जो है हाई मेल्टिंग पॉइंट है। सेम काम होता है जैसा काम जो है हमने इससे पहले ग्रेविटी सेपरेशन मेथड में किया था, वैसे जो है काम यहां पर भी होता है। क्या करते हैं, यहां पर मेटल्स का जो है लो मेल्टिंग पॉइंट है और इंप्योरिटीज का क्या है, हाई मेल्टिंग पॉइंट है। मेटल का क्या है, लो मेल्टिंग पॉइंट है और इंप्योरिटीज का क्या है, हाई मेल्टिंग पॉइंट है। अब क्या करते हैं, यहां पर उसको रख दिए और उसको जो है यहां पर आप हीट करना शुरू कर दिए। हीट करना शुरू कर देंगे तो जो है हीट होने पर जो है यहां पर आपका मेटल पिघल कर जो है यहां पर आ जाएगा। क्योंकि इंप्योरिटीज का मेल्टिंग पॉइंट हाई है तो वो नहीं पिघलेंगे, वो यहीं पर रहेंगे और मेटल जो है पिघल कर आपको यहां पर आ जाएगा, तो आप उस मेटल को यहां से हासिल कर ले सकते हैं। तो आफ्टर हीटिंग मेटल विल बी फ्लो बट इंप्योरिटी विल बी इन सॉलिड स्टेट। इंप्योरिटी यहां पर सॉलिड स्टेट में होंगे और मेटल जो है यहां से फ्लो कर कर आपको मिल जाएगा। तो ये हो गया आपका लिक्वेशन मेथड। अब चलते हैं, आफ्टर हीटिंग मेटल विल फ्लो ड्यू टू लो मेल्टिंग पॉइंट एंड impurities will be in solid state as they have high melting point. अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट मेथड है आपका डिस्टिलेशन। ये जो है दो लिक्विड्स को सेपरेट करने के लिए इस्तेमाल होता है जिसके जो है बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस है। दिस मेथड इज यूजफुल फॉर मेटल्स विथ दैट हैव ए लो बॉइलिंग पॉइंट लाइक जिंक है, mercury है, कंटेनिंग हाई बॉइलिंग पॉइंट इंप्योरिटीज। इंप्योरिटीज का हाई बॉइलिंग पॉइंट है और मेटल का क्या है, लो बॉइलिंग पॉइंट है। इट इज यूज्ड फॉर मेटल्स दैट हैव लो बॉइलिंग पॉइंट लाइक जिंक एंड mercury. When we heat metal it becomes vapor and transfer to other containers. इसमें क्या होता है, मेटल को आप हीट करते हैं, हीट करने के बाद क्या होता है, सपोज ये कंटेनर में जो है आपने ओर को, ये आपके मेटल को इंप्योरिटीज के साथ यहां पर रख दिया, ठीक है। रखने के बाद आपने क्या किया, ये पूरा पैक है, यहां से एक रास्ता है जो है हीट करने के बाद ये आप उसको यहां आग दे दिए, ये यहां पर इंप्योरिटीज है और उसको आप क्या करें, एक अलग कंटेनर से ज्वाइन कर दिए, ठीक है। ये कंटेनर है, यहां आप क्या करें, आग दे रहे हैं, एक सेकेंड, ये आपका कंटेनर हो गया और यहां से आप क्या करें, उसको हीट दे रहे हैं, नीचे से क्या करें, हीट दे रहे हैं। तो ये क्या होगा कि इंप्योरिटीज की तो बॉइलिंग पॉइंट क्या है, ज्यादा है और मेटल की क्या है, बॉइलिंग पॉइंट कम है। तो जो मेटल होगा यहां से वेपराइज होकर निकल जाएगा और इस कंटेनर में आके आपके पास सेव हो जाएगा। तो हीट करने पे क्या होगा, मेटल वेपर बन के निकल जाएगा और ये दूसरे जो हमारा कंटेनर होगा उसमें आकर सेव हो जाएगा और इंप्योरिटीज की क्योंकि उसकी बॉइलिंग पॉइंट हाई है वो यहीं पर रहेंगे। उसके बाद है पोलिंग, तीसरा वाला क्या है, दिस मेथड इज यूजफुल फॉर रिफाइनिंग कॉपर। ये पोलिंग का जो मेथड है ये कॉपर को रिफाइन करने के लिए है। द मोल्टन मेटल इज स्ट्रीड विथ फ्रेशली कट ग्रीन वुड लॉक्स, जिसको पोल कहा जाता है। क्या करते हैं मोल्टन मेटल को क्या करते हैं, लकड़ी के जो है फ्रेश कट लकड़ी के जो है बड़े बड़े तने जो होते हैं उससे क्या करते हैं, स्टीर करते हैं, हिलाते हैं। ड्यू टू हाई टेम्परेचर ऑफ मोल्टन मेटल हाइड्रोकार्बन गैसेस आर रिलीज्ड। क्योंकि आप लकड़ी के फ्रेश कटे हुए जो है हरे हरे भरे जो है तनों से आप उसको हिला रहे हैं, वुड लॉक से आप उसको हिला रहे हैं, तो हाई टेम्परेचर की वजह से मोल्टन मेटल से जो है हाइड्रोकार्बन गैसेस जो है रिलीज होना शुरू होते हैं एंड दे एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट। वो क्या करते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट का तरह काम करते हैं। वो क्या करते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करते हैं।
तो ये मेथड किसके से होता है? पोलिंग कॉपर के लिए होता है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग, देखिए वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है प्रिंसिपल्स ऑफ मेटलर्जी का। इन दिस मेथड द इम्प्योर मेटल इज मेड टू एक्ट एज एनोड। होता क्या है, जो इम्प्योर मेटल है उसको एनोड बनाते हैं, और ए स्ट्रिप ऑफ द सेम मेटल इन प्योर फॉर्म इज यूज एज कैथोड। एनोड कैथोड आपको मालूम होगा इलेक्ट्रोलाइटिक में, ये जो है दो मेटल्स होते हैं, एक एनोड की तरह काम करता है, कैथोड की तरह काम करता है। दे आर पुट इन सुटेबल बाथ कंटेनिंग सॉल्युबल सॉल्ट ऑफ द सेम मेटल। देखो सेम मेटल के तीनों चीजें होती हैं, एक होता है एनोड की तरफ रखते हैं, ठीक है, इम्प्योर मेटल को क्या करते हैं, एक्ट एज एनोड बनाते हैं, और स्ट्रिप ऑफ द सेम प्योर फॉर्म मेटल इज यूज्ड एज कैथोड। प्योर जो है कैथोड में यूज होता है, और उसी का जो सॉल्युबल सॉल्ट है उसको जो है सोल्यूशन के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। और होता क्या है, एट द रिजल्ट द रिक्वायर्ड मेटल गेट डिपॉजिटेड कैथोड इन प्योर फॉर्म। कैथोड पे जो होता है रिक्वायर्ड मेटल डिपॉजिट हो जाता है। द मेटल कंस्टिट्यूटिंग द इंप्योरिटी गोज एज एनोड मड, एनोड मड बन जाता है। ये 1 मार्क्स और ऑब्जेक्टिव कैसे इंपॉर्टेंट है, देखो डायग्राम के साथ समझेंगे, फिर जो है यहां पर क्या होता है प्रोसेस देखेंगे। देखो ये डायग्राम देखो, ये जो है आपका कंटेनर है, ठीक है, इसमें आपने जो है क्या कर दिया, आपका जो भी मेटल है उसको यहां पर आपने डाल दिया। ये इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन में ये क्या हो गया आपको, इसमें इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन है आपका विद द सेम सॉल्ट। सपोज हम एग्जांपल ले रहे हैं कैथोड का, सॉरी कॉपर का, तो ये जो है कैथोड है थिन शीट का, प्योर मेटल का है, और ये एनोड है इम्प्योर मेटल का जो थिक शीट का है। अब होता क्या है, जब आप इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन में डालकर जो है यहां पर इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे तो यहां पर क्या होगा, चलिए भाई थोड़ा डायग्राम में प्रॉब्लम थी तो उसको मैं दुरुस्त कर लिया हूं। हाँ, तो ये आपका इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन है, और ये आपका कैथोड है। देखो यहाँ पर कैथोड क्या है, एनोड क्या है, इम्प्योर मेटल है, और कैथोड क्या है, प्योर मेटल है। तो कैथोड पे क्या आ गया आपका, प्योर मेटल आ गया, और एनोड पे क्या आ गया आपका, इम्प्योर मेटल आ गया। अब उसके बाद क्या होगा कि जब आप इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे, यहाँ पर जब आप इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे तो यहाँ पर जो है आपको कैथोड पे क्या होगा, मेटल गेट डिपॉजिटेड कैथोड इन दी प्योर फॉर्म। पहले से ये प्योर मेटल था, और आपका जो इलेक्ट्रोलाइसिस होने के बाद जो आपका प्योर मेटल होगा वो कैथोड पर डिपॉजिट हो जाएगा, और जो इम्प्योर मेटल था, इम्प्योरिटीज थी, वो एनोड पर जो है एनोड मड बन के, कीचड़ कहते हैं ना, एनोड मड बोल के जमा हो जाएंगे। तो व्हाट इज एनोड मड बोलकर आपको क्वेश्चन आ सकता है, तो आप लिखेंगे इन इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग द मेटल कंस्टिट्यूटिंग द इम्प्योरिटीज गोज एज एनोड मड। आप यही लिख देंगे, आपको बात खत्म हो जाएगी। जो इम्प्योरिटीज हैं जो एनोड के पास आकर जमा हो जाते हैं उनको हम एनोड मड कहते हैं। इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस में क्या होता है, जो इम्प्योरिटीज एनोड के नीचे आकर जमा हो जाती हैं उसको आप एनोड मड कहते हैं। अब देखो नॉर्मली ये किसके से इस्तेमाल होता है, कॉपर, जिंक और एल्यूमिनियम के लिए इस्तेमाल होता है। ये किसके लिए इस्तेमाल होता है, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग, कॉपर, जिंक, एल्यूमिनियम के लिए। तो फॉर एग्जांपल हम कॉपर को अगर लेकर चलेंगे तो एनोड में क्या आ गया, आपके इम्प्योर कॉपर आ गया, और कैथोड पे क्या आ गया, प्योर कॉपर आ गया। और ये जो आपका इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन है वो कौन से किससे बन गया, कॉपर का जो सॉल्युबल सॉल्ट होता है उससे बन गया। अब होता क्या है, एज ए रिजल्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस कॉपर इज फॉर्म एंड ट्रांसफर्ड फ्रॉम द एनोड टू कैथोड। यहां से जो है कॉपर यहां पर आपको ट्रांसफर हो जाता है प्योर फॉर्म में। होता क्या है, एनोड पे क्या होता है, कॉपर था, ठीक है, तो वो इलेक्ट्रोलाइसिस होने की वजह से वो Cu2+ हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन्स चले गए। अब कैथोड पे क्या हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन्स कॉपर के ज्यादा आगे आने से क्या हो गया, कैथोड पे क्या था, Cu2+ था, 2 इलेक्ट्रॉन्स आने की वजह से वो क्या हो गया, Cu2+ हो गया। द सॉल्युबल इंप्योरिटीज गो इनटू सॉल्यूशन वेयर एज इनसॉल्युबल इंप्योरिटीज फ्रॉम द ब्लिस्टर कॉपर गेट डिपॉजिटेड एट द बॉटम ऑफ द एनोड एज एनोड मड। नॉर्मली कॉपर में एनोड मड क्या रहते हैं, सेल्यूमिनियम रहता है, टेलुरियम रहता है, सिल्वर, गोल्ड एंड प्लैटिनम। अगर पूरे नाम भी आपको याद ना रहे तो 1-2 नाम लिखकर, 3 नाम लिखकर एक्सेट्रा लिख देंगे तो भी आपको चल जाएगा। तो उम्मीद है आपको इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग समझ में आ गया होगा, ठीक है। 1 से 2 मरतबा समझें, यहाँ पर एग्जाम्पल के साथ जो है मैंने थोड़ा कंटेंट भी ज़्यादा इसमें दे दिया है। तो ये डायग्राम अगर आप समझ जाएंगे आपका आंसर हो जाएगा। अगर आप पूरा डायग्राम समझ गए तो आपका आंसर
हो जाएगा। क्या है कि हम जो है कैथोड पे जो है प्योर मेटल लेंगे, हम क्या करेंगे कैथोड पे प्योर मेटल लेंगे जो भी आपका है, और एनोड पे जो है इम्प्योर मेटल लेंगे। आपका इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन जो होगा वो यहाँ पर कॉपर सल्फेट का होगा, अगर कॉपर का है तो जब आप इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे तो यहाँ से कॉपर निकलकर जो है प्योर फॉर्म में कैथोड पे जमा हो जाएगा, एनोड से निकलकर कैथोड पे जमा हो जाएगा, और एनोड के पास इंप्यूरिटीज जो है नीचे बॉटम में जमा हो जाएंगी जिनको आप एनोड मड कहेंगे, और कॉपर के उसमें एनोड मड में ये लोग होते हैं। आप 2-3 नाम भी अगर आपको याद है एक्सेट्रा लिख देंगे तो बात हो जाएगी इंशाल्लाह। उम्मीद है यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक कोरोजन के बारे में जो है आपको एक्सपेरिमेंट है, ये क्वेश्चन बहुत सी मर्तबा एग्जाम में लॉन्ग में भी पूछा गया है, तो इसको आप थोड़ा अच्छे से समझ लें। आपको क्वेश्चन होगा सजेस्ट एन एक्सपेरिमेंट टू प्रूव दैट द प्रेजेंस ऑफ एयर एंड वाटर आर एसेंशियल फॉर कोरोजन। देखो क्वेश्चन समझ लो, जैसे मैं कहता हूं कि एक सवाल का समझना आधा जवाब है। आपको प्रूफ ये करना है कि एयर और वाटर बोथ आर एसेंशियल फॉर कोरोजन। जंग लगने के लिए आपको दोनों चीजें होनी जरूरी हैं, हवा भी होना है, पानी भी होना है। सिर्फ हवा है तो भी जंग नहीं लगेगा, सिर्फ पानी है तो भी जंग नहीं लगेगा। कैसा करते हैं देखिए, ये डायग्राम को समझ लेंगे बात खत्म हो जाएगी, नहीं आसान हो जाएगी, फिर इस प्रोसेस में आपको पूरा बता दूंगा। आप क्या करें, 3 टेस्ट ट्यूब ले लिए, उनका नाम दे दिए, सपोज इसका नाम ए दे दिए, इसका नाम बी दे दिए और इसका नाम सी दे दिए। करें क्या, आप उसमें जो है तीनों टेस्ट ट्यूब्स में जो है नेल्स को जो है पुट कर दिए। दूसरा काम क्या करें, पहले टेस्ट ट्यूब में जो है आयरन के साथ जो है आपने वाटर डाल दिया, पानी डाल दिया। दूसरे टेस्ट ट्यूब में क्या किया, आपने पानी डाला लेकिन साथ में क्या किया, उसमें तेल डाल दिया, तो यहां पर जो है तेल की एक लेयर जम गई। और तीसरे में क्या किया, आपने पानी नहीं डाला, हवा पहले से मौजूद थी, लेकिन आपने डाला अनहाइड्रेस कैल्शियम क्लोराइड। तो देखो पहले टेस्ट ट्यूब में क्या है, पानी है सिर्फ। दूसरे टेस्ट ट्यूब में क्या है, पानी के साथ ऑयल है। तीसरे टेस्ट ट्यूब में पानी नहीं है, हवा के साथ अनहाइड्रेस कैल्शियम क्लोराइड है। होता क्या है पहले में तो पानी है, मसला नहीं है, तो पानी है, हवा है, 2 चीजें होंगे। दूसरे में जब ऑयल आप यहां डाल दिए तो यहां पानी तो मौजूद है, लेकिन ये जो हवा है वो पानी के साथ कांटेक्ट में नहीं आ रही। क्यों, तेल यहां पर लेयर की तरह जम गया, तो हवा कांटेक्ट में नहीं है, यानी अब यहां पर जो आपके नेल्स हैं, कीले हैं, उसको सिर्फ पानी मिल रहा है। तीसरी चीज, आपने यहां पर हवा रखी, साथ में नेल्स रखे, उसके बाद साथ अनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड डाल दिया। अनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड क्या करता है कि पानी, हवा में जो मॉइस्चर है उसको जज्ब कर लेता है। हवा में जो नमी होती है, मॉइस्चर होता है, उसको वो क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। यानी अब यहां पर सिर्फ हवा है, जिसको हमने ड्राई एयर कहा। तो अब इसको हम थोड़े दिन रख दिए, रखने के बाद हम देखें कि टेस्ट ट्यूब ए जिसमें हवा भी है, पानी भी है, इसके आयरन्स को जंग लग गया। और टेस्ट ट्यूब बी में जिसमें सिर्फ पानी है, हवा को जो है हमने ऑयल के जरिए रोक दिया है, इसको जंग नहीं लगा। अच्छा, दूसरी बात, टेस्ट ट्यूब बी में जो हमने पानी डाला था वो बॉइल्ड डिस्टिल्ड वाटर था, उसको गर्म कर डाला था। ये चीज को थोड़ा अपडेट कर लें। तीसरी चीज जो है जिसमें खाली हवा थी, मॉइस्चर भी हमने निकाल लिया था, उसको भी जंग नहीं लगा। तो इस पूरे एक्सपेरिमेंट से हम ये साबित करते हैं कि कोरोजन के लिए, जंग आने के लिए पानी और हवा दोनों की जरूरत है। दोनों में से एक भी होगा तो जंग नहीं आएगा। टेक 3 टेस्ट ट्यूब्स, प्लेस क्लीन आयरन्स इन ईच ऑफ द टेस्ट ट्यूब्स, लेबल देम एज ए, बी एंड सी। पॉइंट से ये आसानी से, पोर सम वाटर इन टेस्ट ट्यूब ए एंड कॉक इट। सेकेंड बॉटल में क्या करे, पानी, गर्म हुआ पानी डाले और जो है थोड़ा तेल लगाकर उसको कॉक कर दिए। तेल लगाने की वजह यहां लिखी हुई है, ऑयल विल प्रिवेंट एयर फ्रॉम डिसॉल्विंग इन वाटर। हवा को जो है पानी से मिलने से रोक देता है। तीसरे टेस्ट ट्यूब में क्या करें, अनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड डाल दिए, और वो क्या करता है, हवा में जो मॉइस्चर है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। और इनको थोड़े दिन छोड़ दिए। उसके बाद ऑब्जर्वेशन हमने क्या किया, वी विल ऑब्जर्व दैट आयरन नील रस्ट इन टेस्ट ट्यूब ए। टेस्ट ट्यूब ए में जंग लग गया, बी, सी में जंग नहीं लगा, क्योंकि ए के जो है दोनों भी हवा और पानी को एक्सपोज थे। इन टेस्ट ट्यूब बी नेल्स आर एक्सपोज टू वाटर ओनली, इन टेस्ट ट्यूब सी नेल्स आर एक्सपोज टू ड्राई एयर ओनली। कंक्लूजन क्या हो गया, इस एक्टिविटी से या इस प्रोसीजर से हम ये साबित कर दिए कि हवा और पानी दोनों जरूरी है कोरोजन के लिए। इसलिए कोरोजन से बचना है तो क्या करना पड़ेगा कि आपका जो मेटल होगा उसको हवा और पानी से बचाना होगा। इसलिए जो है उसको पेंट करते हैं ना,
जो मेटल होता है उसको पेंट करते हैं। पेंट करने से क्या होता है, वो हवा पानी से बच जाता है। तो ये आपका हो गया कोरोजन। इसको अच्छे से समझना बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत आसान है। मैंने जो डायग्राम समझाया अब उसको फोकस करके अपनी जबान में पॉइंट्स लिख लें। ये पॉइंट्स मैंने जो है आपके लिए आसानी के लिए बनाए हैं, तो आप वो जो एक्सप्लेनेशन है उसी से पॉइंट्स बना लेंगे तो बात चल जाएगी। अब आगे बढ़ते हैं। एक दो टॉपिक्स हैं इंपॉर्टेंट है। स्मेल्टिंग है एक उसमें से। तो स्मेल्टिंग क्या कहते हैं, इज ए पायरोकेमिकल प्रोसेस। पायरो कहते हैं, पायरो हीट को कहते हैं, यानी दबा के हीट जब जिसमें किया जाता है उसको स्मेल्टिंग कहते हैं। इन विच ओर इज मिक्स विद फ्लक्स एंड फ्यूल एंड स्ट्रांगली हीटेड। स्मेल्टिंग में क्या होता है, ओर जो होता है उसको फ्लक्स और फ्यूल के साथ मिलाकर उसको बहुत हीट करते हैं, जोरदार हीट करते हैं। द हीट इज सो स्ट्रांग दैट द ओर इज रिड्यूस टू इवन मेटल। इतना स्ट्रांग होता है कि वो उतना दबा के हीट करते हैं कि उस हीट की वजह से बाद वक्त क्या होता है कि वो सीधा जो है मेटल में कन्वर्ट हो जाता है। यानी वो स्टेप्स आपको फॉलो करने की जरूरत ही नहीं है। मेटल इज ऑब्टेन्ड इन ए मॉल्टन स्टेट, क्योंकि इतना हीट करते हैं तो वो मॉल्टन लिक्विड स्टेट में मिलता है आपको। ड्यूरिंग स्मेल्टिंग द इम्प्योरिटीज गैन इन और रिएक्ट विद फ्लक्स टू फॉर्म ए स्लग। इम्प्योरिटीज जो होती हैं वो ओर के अंदर वो फ्लक्स से मिक्स होकर जो है स्लैग बन जाती है और जिसको आप बाद में रिमूव कर देते हैं। फॉर हेमेटाइट ओर कोक इज यूज एज फ्यूल। हेमेटाइट ओर जो है ये आयरन का एक है, उसके लिए कोक को जो है आप फ्यूल की तरह यूज करते हैं। और लाइमस्टोन जो है जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है उसको फ्लक्स के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। फ्लक्स किसे कहते हैं अगली स्लाइड में बात आ रही है। द स्मेल्टिंग इज कैरिड आउट इन ए स्पेशली बिल्ड फर्नेस नोन एज ब्लास्ट फर्नेस। स्मेल्टिंग जो कैरिड आउट होती है वो ब्लास्ट फर्नेस में होती है। इसके थोड़े इक्वेशंस है, मैंने उसको अभी यहाँ पर रोका है। आप जब इस आंसर को समझ जाएंगे तो इन इक्वेशंस को देख लेना, या हुआ तो इंशाल्लाह एक वीडियो में मैं बाज़ाब्ता उन इक्वेशंस के साथ बात को आपको समझाऊंगा। लेकिन इतनी बात आपको ज़हन में रहनी जरूरी है। अगर ये आंसर आपको आ जाए तो इक्वेशंस आपको लिखना रहेगा, थोड़ा टेक्स्ट बुक में से इक्वेशंस को आप रिफर कर लें। अब एक टॉपिक है फ्लक्स और एक है स्लैग। फ्लक्स किसे कहते हैं, इज द सब्सटेंस एडेड टू ओर टू रिमूव गैंग फ्रॉम इट बाय रिएक्टिंग विद गैंग। होता यह है कि बाद इनसॉल्युबल इंप्योरिटीज होती हैं, तो उसके लिए जो है उनको रिमूव करने के लिए आप फ्लक्स को, एक सब्सटेंस होता है जिसको ऐड करते हैं। जैसा जो है गोश्त अगर नहीं गल रहा हो या जो है बिरयानी बनाना हो तो बावर्ची जो होते हैं गोश्त को जल्दी गलाने के लिए क्या करते हैं, पपई को इस्तेमाल करते हैं। वही पपई क्या है यहां पर समझ लीजिए आप, फ्लक्स है। इंप्योरिटीज को जो है रिमूव करने के लिए एक सब्सटेंस ऐड करते हैं जिसको आप फ्लक्स कहते हैं। ठीक है, अगर इंप्योरिटी जो है एसिडिक सब्सटेंस है तो SiO2 ए बेसिक सब्सटेंस लाइक CaO इज यूज्ड एज फ्लक्स। इंप्योरिटी अगर जो है एसिडिक नेचर की है तो आप बेसिक नेचर का फ्लक्स यूज करते हैं और इंप्योरिटी अगर बेसिक नेचर की है तो एसिडिक नेचर का आप फ्लक्स यूज करते हैं। याद रख लेना, बिल्कुल आसान है, पॉइंट्स को रटने की जरूरत नहीं है। अब ये फ्लक्स को जो है आप इंप्योरिटी से जब मिक्स करते हैं तो फ्लक्स और इंप्योरिटी मिलकर जो रिजल्ट तैयार होता है उसको स्लैग कहते हैं। इट इज ए फ्यूजिबल प्रोडक्ट फॉर्म व्हेन फ्लक्स रिएक्ट्स विद इंप्योरिटीज ड्यूरिंग द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स। फ्लक्स क्या होता है, जो इनसॉल्युबल इंप्योरिटीज होती हैं उसको जो है सॉल्युबल बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो फ्लक्स को जब आप इंप्योरिटीज में मिलाएंगे, मिलाने के बाद जो आपको रिजल्ट मिलेगा वो रिजल्ट क्या है, आपका स्लैग है और वो फ्यूजिबल प्रोडक्ट होता है। अब उसमें से आप इंप्योरिटीज को आसानी से निकाल सकते हैं। वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, यहां पर हम प्रिंसिपल्स ऑफ मेटलर्जी को खत्म करते हैं। कुछ डाउट्स हो तो आप कमेंट कर जरूर बताना। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। अपने इम्तिहानात के लिए, एग्जाम्स के लिए अच्छे से तैयारी करें, नमाजें पढ़कर दुआएं करें। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह अगले टॉपिक में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि